नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वीडियो के शुरू करने से पहले हम हमारे सभी दर्शकों को और अन्य नागरिकों को जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं उनको दुआएं देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि वो और उनके परिवारजन पाकिस्तान की गोलाबारी से सुरक्षित रहें और उनको उनके निजी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही मैं देश की सुरक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं हमारे पूरे इस YouTube परिवार की ओर से कि वो भी अपने परिजनों के पास सकुशल लौटें, स्वस्थ रहकर लौटें और एक बार फिर वो भारत का नाम रोशन करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या LIC जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने जनवरी से लेके मार्च 2025 के क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में किन किन शेयरों में ख़रीदारी की। देखिए, आजकल LIC की जो फाइनेंशियल माइट है या जो ताकत है, पैसे की जो ताकत है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करती थी। तो पहले के ज़माने में जब स्टॉक यानी आज से कम 15 या 20 साल पहले जब म्यूचुअल फंड का इतना ज़ोर नहीं था या म्यूचुअल फंड इतने पॉपुलर नहीं थे, तो दो ही संस्थान हुआ करते थे जो शेयर बाज़ार, गिरते शेयर बाज़ार को संभाला करते थे। एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या UTI और दूसरा LIC। तो जब भी भारत सरकार को ये लगता था कि शेयर बाज़ार में अनावश्यक गिरावट हो रही है, तो वो गिरावट थामने के लिए वो UTI और LIC को ही निर्देश दिया करते थे कि वो बाज़ार में ख़रीदारी शुरू करें। और इन दोनों संस्थानों के पास, देखिए, UTI तो अब लगभग ख़त्म ही हो चुका है और अब LIC जो है, इनके पास पुराने बहुत सारे शेयर्स हैं और बहुत कौड़ियों के दाम पे लिए हुए शेयर्स हैं। तो ये जो LIC की जो ख़रीद है इस क्वार्टर में, वो करीब 47,000 करोड़ की ख़रीद है। अब ये दो मायने में इम्पॉर्टेंट है। एक मायना तो ये कि ये जो ख़रीदते हैं ये गिरते हुए शेयर पे जो अपने इनको ये लगता है कि जिसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू है, तो गिरते हुए मार्केट में ये शेयर खरीदते हैं। और जो दूसरी बात है, जो ख़ास बात ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इतनी तेज़ी से नहीं बदलते हैं, ये सालों तक उसको रखते हैं। तो ये इन LIC का जो पोर्टफोलियो है, जिसमें हम आज ये जिक्र करेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें इन्होंने नए शेयर कौन से लिए, क्योंकि जो पुराने शेयर इनके पास हैं उसमें तो ये घटत बढ़त करते हैं, लेकिन नए शेयर्स इन्होंने कौन से लिए, तो वो एक स्टडी लायक आपके पास पोर्टफोलियो तैयार होता है जिसके ऊपर आप विचार करें। जल्दबाजी ना करें कि जाकर आप बाज़ार से शेयर उठा लें। आप पहले इनके ऊपर सोच विचार करें और इसके बाद ये देखें कि LIC ने इन शेयर्स को लंबे तौर पर यानी लंबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्होंने, जैसे मैंने बताया, 47,000 करोड़ का इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट किया, यानी LIC ने 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और नए एडिशन यानी नए जो शेयर खरीदे वो लगभग 12 थे और उनमें से 6 शेयर मैं आपके सामने अलग छांट कर लेके आया हूँ, जिसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल दूंगा। तो देखिए, जो पहला शेयर है वो है आदित्य बिरला कैपिटल। तो आदित्य बिरला कैपिटल के शेयर के इन्होंने 1.97% कुल शेयरों का 1.9% होल्डिंग, 1.97% होल्डिंग इन्होंने लिए। अब आदित्य बिरला कैपिटल क्या करता है, जैसे आप शायद जानते ही होंगे कि आदित्य बिरला की जो बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो बिज़नेस हैं, तो उसमें एक NBFC है, वो होम लोन वगैरह देती है, फिर एक इनका ब्रोकरेज भी है, फिर एक इनका म्यूचुअल फंड भी है और इसके साथ ही इनका हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार भी है। तो इस तरीके से ये जो कंपनी है
आदित्य बिरला कैपिटल, ये एक होल्डिंग कंपनी है। ये जितनी भी आदित्य बिरला के फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है उनकी। तो इसमें इसका जो मार्केट कैप की बात करूं तो लगभग 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और चूंकि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है तो इसकी जो प्राइस टू बुक है वो लगभग 1.8 है। जो दूसरा जो शेयर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो LIC ने जो खरीदा है वो है BLS इंटरनेशनल। तो देखिए BLS इंटरनेशनल के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने ये बताया है कि ये जो है ये अपने आप में एक यूनिक बिजनेस मॉडल वाली कंपनी है। ये जो है डिफरेंट स्टेट्स को यानी डिफरेंट कंट्रीज़ को ये पासपोर्ट और वीज़ा का जो प्रोसेसिंग है ना वो करती है। यानी कि किसी जैसे मान लीजिए भारत से किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है तो वहाँ पर अमेरिका का वीज़ा लगेगा। तो ये जो वीज़ा जो है ना अमेरिका के लिए वीज़ा की प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन आप डालेंगे अमेरिका में तो उस वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है ना वो काम ये BLS इंटरनेशनल करता है। तो और इसी तरह की कई चीज़ों में और काफ़ी वर्ल्ड में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये काफ़ी सारे देशों को सर्विसेज अपनी देते हैं। इसका जैसे मैंने बताया एक डिटेल वीडियो भी है तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। इस कंपनी में LIC ने 1.06% शेयर खरीदे हैं इस कंपनी के और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ यानी 14,000 करोड़ है। प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो 31 का है और ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो है वो 31% है। तो काफ़ी डिसेंट मीट्रिसेस हैं इसके और शायद इसीलिए इन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से LIC ने इस शेयर को लिया है। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है और आप सबकी जानी मानी कंपनी है। उस कंपनी का नाम है ब्रिटानिया। अब देखिए ब्रिटानिया में इन्होंने 3.17% स्टेक लिया है। मतलब ब्रिटानिया जैसी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ का है उसमें इन्होंने इन 6 शेयर जो मैं आपको बताऊंगा उनमें सबसे बड़ा स्टेक इन्होंने लिया है। और जैसा शायद आप जानते ही हैं कि घर घर में वैसे तो ये ब्रिटानिया का जो नाम है ना वो घर घर में है कि घर घर में पॉपुलर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स में है और बिस्किट्स में है ज़्यादातर इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो फूड बिजनेस में है जिसमें बिस्किट और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसका जैसे मैंने बताया मार्केट कैप है 1,30,000 करोड़ 1,30,000 करोड़। प्राइस टू अर्निंग जो है P/E रेशियो वो 60 का है और ROE जो है वो 57% है और ज़बरदस्त ब्रांड इक्विटी है ब्रिटानिया की कंपनी का, ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा एक जो अगली कंपनी है उस कंपनी का नाम है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये रेलवे की कंपनी है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मिनी रत्ना कंपनी है। और ये क्या करती है, ये बाज़ार से मतलब बेसिकली ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। और ये किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए काम नहीं करती है, ये रेलवे और रेलवे से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज़ हैं ना उनके लिए काम करती है। तो ये क्या करती है कि ये बाज़ार से पैसे उठाती है, मतलब आप और हमसे जैसे पैसे उठाती है और रेलवे के लिए असेट तैयार करती है। ठीक है, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, कोई इन्होंने जो कोचेज़ है, रेल के कोचेज़ हैं, ये सब, तो ये सब इन्होंने तैयार कर दिया और रेलवे को फिर ये लीज़ पर दे देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जैसे IRCTC टाइप की कंपनीज़ है उनमें भी ये, उनको भी अगर फंडिंग की ज़रूरत होती है तो ये इसके थ्रू IRFC के थ्रू ये फंडिंग, IRCTC टाइप की कंपनी, मतलब रेलवे से रिलेटेड काम है इनका। रेलवे को बाज़ार से ले, आप 2 लाइनों में समझना चाहें तो बाज़ार से पैसे उठाना और रेलवे से रिलेटेड जो जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब के लिए उनको फंडिंग करना, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको फंडिंग करना। तो इसमें इन्होंने LIC ने 1.5% जो है ये स्टेक लिया है और IRFC का जो मार्केट कैप है वो 1,55,000 करोड़ है और प्राइस टू बुक जो है वो है लगभग 3 का। अब जो चौथी कंपनी है वो, उसके बारे में भी हम क्वेश्चन ले चुके हैं और वो भी हम अपने
वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका नाम है KPIT। तो KPIT के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, IT कंपनी है, और पूरे विश्व में ये एक स्पेशलाइज्ड जो कैटेगरी है ना उसको सर्व करती है, और वो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है ऑटोमोबाइल की। तो ऑटोमोबाइल के ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो उसमें काम करती है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ड्राइवरलेस कार मुझे बनानी है, तो मुझे जितना भी उसमें ऑटोमेशन चाहिए, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे क्रिएट होगा, इसमें KPIT विभिन्न विश्व की विभिन्न जो ऑटोमोबाइल या कारें बनाने वाली कंपनी है उनकी मदद करती है, और इसका रेवेन्यू मॉडल बेसिकली ऑटोमोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो KPIT में LIC ने 1.32% स्टेक लिया है। अब KPIT जो है उसका जो मार्केट कैप है वो है 35,000 करोड़, ROE जो है वो है 33% का, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 42 का। तो एक डिसेंट, ये भी डिसेंट वैल्यूएशन वाली एक कंपनी है। अगर इसके ROE, P और फाइनेंशियल देखे जाएं तो जो अंतिम कंपनी यानी छठी कंपनी है, जो टोटल 12 कंपनीज LIC ने खरीदी उनमें से, तो उसका नाम है, वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसका नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसमें जो LIC ने 1.33% स्टेक लिया है, और जो पंजाब एंड सिंध बैंक है इसका जो मार्केट कैप है वो है 19,400 करोड़ रुपए का, और प्राइस टू बुक जो है ना वो 1.4 है। तो ये भी एक ठीक ठाक सी कंपनी है। लेकिन जो इनमें से मुझे जो अच्छी कंपनीज जो समझ में आई उनमें से एक आदित्य बिरला कैपिटल है जिसमें 1.97% स्टेक लिया, एक BLS इंटरनेशनल है जिसमें LIC ने 1.06% स्टेक लिया, और एक ब्रिटानिया है जिसमें 3.17% स्टेक लिया। इसके अलावा एक है KPIT जिसमें 1.32% स्टेक लिया। मैं यहाँ पर फिर एक बात आपको कह दूँ कि मेरी इन किसी भी शेयर में खरीद फरोख्त की कोई राय नहीं है। ये एक जानकारी के लिए आपके सामने ये सारे शेयर्स प्रस्तुत किए गए। आप कृपया अपनी स्वतंत्र स्टडी करें, अपना स्वतंत्र अध्ययन करके, और फिर ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर इन शेयरों की खरीद फरोख्त के बारे में कोई निर्णय लें। साथ ही अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हो या किसी कंपनी के बारे में कोई जानकारी चाहते हो, और या फिर शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो अंबादास वाघमारे साहब का है, और वो S चांद एंड कंपनी के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, जो S चांद एंड कंपनी है उसके बारे में भी आप और हम अधिकतर लोग जो है ना भली भांति परिचित हैं। और ये किस बिज़नेस में, ये एजुकेशनल बुक्स प्रिंटिंग के बिज़नेस में है, और बड़ा एस्टेब्लिश नाम है। कई सेगमेंट इसके हैं, कई सेगमेंट में काम करती है। लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको जो भारत में एजुकेशनल बुक्स का जो मार्केट है ना उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो देखिए, जो भारत में एजुकेशनल बुक्स का मार्केट है वो विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है, और ये जो है प्राइवेट पब्लिशर्स के लिए एक गोल्ड माइन है, ठीक है, सोने की खान है। क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा, और सभी पेरेंट्स को पढ़ाना भी है, और सरकार का जोर भी है। तो इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और हर जगह एग्ज़ाम के बगैर आप कदम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा सकते। व्यापार का आप छोड़ दें, ठीक है, लेकिन व्यापार करने से पहले भी आपको, जब स्कूलिंग आप करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम आपको पास करने पड़ते हैं। तो इसलिए भारत में, जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशनल बुक्स के मामले में सबसे बड़ा बाज़ार है। लेकिन क्या है, ये हाईली फ्रेगमेंटेड है,
और साथ ही साथ बहुत ही इंटेंसली कॉम्पिटिटिव है। अब ये हाईली फ्रेगमेंटेड क्या हुआ? तो देखिए, हाईली फ्रेगमेंटेड का मतलब ये होता है कि किसी भी एक प्लेयर का उसके बहुत बड़े साइज पे, मतलब कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको ये कह सकें कि नहीं साहब ये जो है ना बुक्स के मामले में लीडर है। तो भारत में देखिए क्या है, बहुत सारे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। आप आईटीआई से लेके और आईआईटी तक किसी भी तरीके का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना, वहाँ पर आपको भारत में मिलेगा। और इसके साथ ही है क्या, स्कूल की, कॉलेजेस की, फिर रीजनल लैंग्वेजेस, उसके बाद बोर्ड्स। तो पहले तो आपके हुआ कि सीबीएसई, आईसीएसई और भी इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, और इस आईबी बोर्ड जिसको बोलते हैं वो, और उसके अलावा भी स्टेट बोर्ड। फिर बुक्स, अगर बुक्स की बात करें, बुक्स छापने वालों की, तो एक एनसीईआरटी है, और फिर उसके बाद स्टेट सीआरटीज़ हैं। तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्लास, अलग अलग पब्लिशर। अच्छा, किसी पब्लिशर को आप रोक नहीं सकते। अच्छा, स्कूल भी डिफरेंट है, एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल जो है वो किस बोर्ड से एफिलिएटेड है, और हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, या और कोई रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इतनी वाइड वैरायटी है, इतने ज़्यादा पब्लिशर है। और अच्छा, कोई भी आप किसी को रोक नहीं सकते भाई। बैरियर टू एंट्री जो है वो इस एरिया में बहुत कम है। कोई भी आप चाहें तो आप भी किताब छाप के अगर स्कूल में चलाना चाहें तो आपको मना थोड़ी कि आप ये नहीं चला सकते, किताबें सब चला सकता है। तो ये चीज़। दूसरी बात क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है ना, उन्होंने इस बाज़ार को एक नई दिशा दी है। अब हर आदमी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगा हुआ है, हर जो नौकरी मिलेगी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बगैर नहीं मिलेगी। तो उसकी तैयारी करोगे तो उसके लिए फिर पहले तो स्कूल की डिग्री के लिए, स्कूल के क्लास पास करने के लिए, फिर कॉलेज की डिग्री के लिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए, और फिर उसके बाद नौकरी के लिए, हर जगह किताबें ही किताबें हैं। तो ये सब चीज़ें। तो दूसरी क्या है कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो हर आदमी ये चाहता है यार खेती बाड़ी करेंगे या कोई मेहनत मजदूरी करेंगे या कोई स्किल का काम करेंगे, उसमें इतनी ज़्यादा कमाई है नहीं, ना इतना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट उसमें रहता है, सरकार का सपोर्ट भी उन जो इस तरह के जो स्किल वाले जॉब्स हैं उसमें है नहीं। तो होता क्या है, आदमी सोचता है यार कम से कम नौकरी कर लेते हैं। तो आशाएं एजुकेशन की तरफ, या हर आदमी की जो इच्छा होती है वो ये है कि भाई मैं एजुकेशन करके कैसे ना कैसे नौकरी ले लूँ। तो ये भी एक इस जो एजुकेशन वाले फील्ड है उसमें एक पॉइंट है, या एक उसमें बिंदु है कि भाई ध्यान रखने योग्य। फिर क्या है कि जो 2020 के बाद ये जो किताबों वाला जो हाल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त परिवर्तन आया। वो क्या परिवर्तन आया कि हम है ना डिजिटल कंटेंट की तरफ जा रहे हैं। पहले तो हम बुक्स के साथ रिलेटेड थे, लेकिन कोरोना ने कुछ ऐसा किया कि वो जो 2 साल हमारे बीते उसमें जो बच्चे बहुत छोटे थे उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई। अब उनको डिजिटल कंटेंट में मज़ा आने लग गया, और ऐसे स्कूल जो हैं वो स्मार्ट स्कूल होने लग गए। बहुत, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ या कस्बों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तो फिर क्या है, कंटेंट यूट्यूब टाइप चीज़ों से, जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कंटेंट जो है ना वो एजुकेशनल बहुत आने लग गया। तो वो पढ़ना आसान हो गया वहाँ पर। अब तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, या इवन ये कहते हैं कि जो एमबीबीएस के बाद जो पीजी करते हैं उसकी भी वो पढ़ाई जो होती है ना वो ऑनलाइन कर लेते हैं वो, और ड्यूरिंग द एमबीबीएस वो करते रहते हैं। तो डिजिटल कंटेंट पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। अब बात करते हैं एस चांद एंड कंपनी की। तो जो एस चांद एंड कंपनी है, इसके ये 5 सेगमेंट में है। तो जो पहला सेगमेंट है वो है K-12 सेगमेंट। तो K-12 क्या हुआ, K फॉर किंडरगार्टन, मतलब छोटे से छोटे बच्चे से लेके 12वीं क्लास तक की ये बुक्स प्रोवाइड कराते हैं। इसमें ये सीबीएसई की बुक्स भी छापते हैं और आईसीएसई बोर्ड की बुक्स भी छापते हैं, लेकिन इनका जो ज़्यादातर जोर है ना वो इनका सीबीएसई में, और ज़्यादातर रेवेन्यू भी इनका सीबीएसई बोर्ड से आता है। इसके बाद जब आप स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं, आप बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमएससी करते हैं, या एमए करते हैं, या
तो या बीए करते हैं, तो वहाँ पर जो हायर एजुकेशन में जो बुक्स है वहाँ पर इनकी ये उस कैटेगरी के लिए भी बुक्स छापते हैं। फिर टेक्निकल बुक्स हो गई और प्रोफेशनल बुक्स हो गई। अब टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स में कोई जर्नलिज्म की बुक्स भी छापते हैं, इसके बाद एमबीए की बुक्स भी छापते हैं, ये इंजीनियरिंग की बुक्स भी छापते हैं। तो ये फिर चौथा जो इनका सेगमेंट है वो है कॉम्पिटिटिव और रेफरेंस बुक्स का। तो रेफरेंस बुक्स क्या है, जैसे आईएएस की कोई कंपटीशन हुआ तो उसके लिए कोई किताब इन्होंने निकाल दी, या एसएससी का कंपटीशन हुआ, या कोई सीडीएस का कंपटीशन हुआ, या एनडीए कंपटीशन, तो वो सारी कंपटीशन के लिए, बैंक का कंपटीशन हो उसके लिए इन्होंने बुक्स निकाल रखी। फिर ये एजुकेशनल सीडीज़ भी बनाते हैं, मतलब डिजिटल कंटेंट में ये एजुकेशनल सीडीज़ भी बनाते हैं। कुछ उन्होंने एजुकेशनल जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट भी कर रखा है, और साथ ही साथ जो है इनका खुद का भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये एजुकेशनल कंटेंट कुछ लगाते रहते हैं, अपना डालते रहते हैं। अब इनका जो रेवेन्यू है ना, वो बेसिकली जैसे आप लोग सब जानते होंगे कि ये जनवरी से लेकर मार्च तक का जो सीज़न है ना, इसमें इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। मैक्सिमम रेवेन्यू क्यों आता है, सारे बच्चे उसी टाइम किताब खरीदेंगे भाई, फरवरी में एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं तो करीब फरवरी के तुरंत बाद जो है सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो इनका सीज़न है ना, वो रेवेन्यू के लिए इनका पीक सीज़न होता है, और उसके बाद रेवेन्यू एकदम घटने लग जाता है। तो लगभग 70 से 80% रेवेन्यू जो है ना वो जनवरी से मार्च तक में कंसंट्रेटेड रहता है। उसके बाद का जो अगला क्वार्टर होता है, जो क्वार्टर 1 अपन कहते हैं फाइनेंशियल ईयर का, ये तो क्वार्टर 4 हुआ तो फाइनेंशियल ईयर का, और जो क्वार्टर 1 है उसमें लगभग 15 से 20% रेवेन्यू आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर और अगले क्वार्टर, बाकी 2 क्वार्टर में भी 10 से 15% इनका रेवेन्यू आता है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि इनका जो काम है ना वो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। हालांकि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को स्प्रेड आउट कर दें, कि भाई कॉम्पिटिटिव की बुक्स में ये चले जाएं, स्कूल बुक्स से छोड़ दें और कॉम्पिटिटिव बुक्स के एरिया में चले जाएं, तो इनका रेवेन्यू स्ट्रीमलाइन या फ्लैट हो जाए। लेकिन अभी ये इसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है सबसे पहले, और क्वालिटी बुक्स आती हैं इनकी। ये बात मतलब मैं मेरे निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इनका, और बहुत ही बढ़िया जो है इनके लेखक जो भी हैं, बहुत अच्छे इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो इनके लेखक भी इनके काफ़ी समय तक इनके साथ रहते हैं। तो ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर क्या है कि जो मार्केटिंग नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। तो आपको कहीं भी जो है कहीं भी जाके आप इनके पूरे देश में किताबें ले सकते हैं, और लगभग 5000 इनके डीलर हैं। और स्कूल से, क्योंकि देखिए इनकी बुक्स तभी ली जाएंगी तब जब इनका स्कूल से संपर्क होगा, तो स्कूल के प्रिंसिपल से और स्कूल के जो बाकी लोग हैं, जो संचालक हैं, उनसे इनकी अच्छी रिलेशनशिप है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, देखिए पहली चीज़ कि सीजनल बिजनेस है। दूसरी बात ये इंटेंस कंपटीशन है, जैसे मैंने बताया हाईली फ्रेगमेंटेड इनकी ये इंडस्ट्री है। फिर हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। आपका रेवेन्यू आएगा एक क्वार्टर 4 में, और बाकी 3 क्वार्टर में आपका रेवेन्यू बहुत कम आएगा, लेकिन खर्चे आपके कम नहीं होते। तो इस तरह से आपको एक सीज़न है ना, वो क्वार्टर 4 जो है ना, वो आपका जो है वो सबसे हैवी क्वार्टर आपका होता है। फिर डिजिटल कंटेंट में ये लोग पीछे पिछड़ रहे हैं, और जो नई कंपनीज जो बनी हैं वो डिजिटल कंटेंट में काफ़ी आगे आ गई हैं, और काफ़ी कोशिश के बाद भी ये डिजिटल कंटेंट में, ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ना नॉर्मल इनकी जो स्कूल के जो कंटेंट है उसमें ये सक्सेसफुल हो पाए। फिर क्या है, एक पायरेसी की प्रॉब्लम है। आजकल क्या है कि कॉम्पिटिटिव की या किसी की एक बंदे ने किताब ली और वो स्कैन करेगा और उसको इंटरनेट पर डाल देगा, तो ये पायरेसी की बहुत प्रॉब्लम से जूझ रही है। ये स्कूल वाले में तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जैसे हायर एजुकेशन, क्योंकि स्कूल वाले में तो आप वो किताब लेके आएंगे, नहीं तो टीचर डांटेगा, ठीक है। वो किताब तो आपको दिखनी चाहिए, वो किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए। तो K-12 वाले सेगमेंट में तो इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सेगमेंट्स में इनको प्रॉब्लम है। अब पी जो है इनका वो 14 का है। पी 14 इसी कारण है कि भाई इनका ग्रोथ जो है ना वो है नहीं। किताबों का जो बाज़ार है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और ठंडा बाज़ार है, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। अब इनका लीगेसी बिजनेस है तो ये चला रहे हैं। ROE मात्र 5% का है, केवल 5% ROE है। डेट टू इक्विटी
हर 100 रुपये पे 12 रुपये का कर्ज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही छोटा है, 700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 3 साल की जो सेल है वो 16% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 118% बढ़ा है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आरओई बहुत ही कम है और सेल्स ग्रोथ जो है वो भी 16% है। प्रमोटर के पास 47% और काफ़ी टाइम से 47% है। तो उनको तो देखिए बिजनेस चलाना ही चलाना है, उनको तो उसके अलावा शायद उनको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं और क्या करूँगा। तो 47% प्रमोटर के पास स्टेक है, एफआईआई के पास 4% है, डीआईआई के पास 3% है और पब्लिक के पास 46% है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो जो ये कंपनी है ना, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं भाई, ये इस कंपनी में जाना ही क्यों है। मतलब आप कोई भी इन्वेस्टर होगा वो ये सोचेगा भाई मैं सनराइज इंडस्ट्री में जाऊँ ना। मतलब अगर मेरे को बुक्स वाली या एजुकेशन कंटेंट वाली किसी कंपनी में जाना है तो मैं बेटर ये है कि मैं डिजिटल वाली जो है ना, डिजिटल वाली कंपनी में को मैं इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बुक्स वाली में तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ मुझे इसमें नज़र नहीं आती। लेने खरीदने की मेरी कोई राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है वो है सुमन देवी जी का। वो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के बारे में पूछते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है ना, इस तरह की एक जो कंपनी जो मार्केट लीडर है उसका एक हमने वीडियो बनाया था। वो हमारा 26 फरवरी के 26 फरवरी का एक जो हमारा वीडियो है ना, वो पूरा उस कंपनी के ऊपर है। उस कंपनी का नाम है HLE ग्लास कोट, HLE ग्लास कोट। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब बात करें तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की, तो ये देखिए ये होता क्या है कि जब आप कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या केमिकल कंपनी, जैसे एग्जांपल लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी का, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जब दवाई बनाती है तो वो जब दवाई में 2 केमिकल्स को रिएक्ट कराना होता है, मतलब उनमें आपस में प्रतिक्रिया करानी पड़ती है। तो वो क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक इन द सेंस बहुत ज़्यादा आग पैदा हो सकती है, या बहुत ज़्यादा एसिड पैदा हो सकता है, या बहुत ज़्यादा क्षार पैदा हो सकता है। मतलब ऐसी चीज़ हो सकती है जो आम आदमी के लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा वो जो बर्तन जिसमें वो रखा जाता है, वो बर्तन भी इस तरह का होना चाहिए कि उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने वो उस चीज़ को, यानी उस बर्तन को ख़राब ना करें। तो उस इंडस्ट्री की तो 2 मेन इंडस्ट्री है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एक केमिकल इंडस्ट्री। तो इन 2 इंडस्ट्रीज़ में इस तरह के रसायनों का उपयोग होता है और उसको, उन रसायनों को मतलब प्रतिक्रिया कराने के लिए जब आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया किसी बर्तन में कराएंगे ना, तो ये बर्तन ये बनाते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग जो है ना वो बर्तन बनाते हैं। अब ये ग्लास लाइनिंग क्या हुआ, देखिए कुछ नहीं है। ग्लास लाइनिंग एक सिंपल बर्तन है। अब वो बर्तन अलग अलग मेटल से बनता है, उसमें मेटलर्जी में मत जाइए, मतलब किसी और ऐसे ऑर्डिनरी बर्तन नहीं है वो, आप ये समझें। वो किसी स्पेशल मेटल से बना हुआ है, लेकिन वो मेटल भी उसको झेल नहीं पाता, उसकी जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है उसको झेल नहीं पाता। तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक ग्लास का लेप लगा देते हैं। सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो इसलिए इसको लाइनिंग का मतलब क्या है, परत। तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग, ग्लास की लाइनिंग, स्टैंडर्ड तो नाम है कंपनी का, ग्लास की लाइनिंग वाले बर्तन ये बनाते हैं। तो दूसरी बात क्या है, ये 3 तरह के चीज़ बेसिकली बनाते हैं। एक रिएक्शन सिस्टम, मतलब जिसमें रिएक्शन करवाएंगे आप, वो बर्तन बनाते हैं। एक स्टोरेज, सेपरेशन और ड्राइंग, जब आपने उसको रिएक्शन करा दी, अब उसमें कोई प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को आप कहीं स्टोर तो करोगे ना, उसी में थोड़ी रखोगे आप, तो उनको सुखाया जाता है। ठीक है। और जो अगर 2 केमिकल हैं तो उनको दोनों को अलग अलग किया जाता है, तो उसके लिए भी बर्तन बनाए जाते हैं, उसके लिए अलग बर्तन। एक बर्तन रिएक्शन कराने के लिए, जैसे अपन खाना बनाते हैं तो एक पतीले में अपन ने खाना बना लिया, अब उस खाने को फिर अपन निकालते भी तो हैं, तो अलग अलग बर्तनों में निकालते हैं ना, एक कटोरी में निकालेंगे किसी, तो वो सारा सिस्टम। तो स्टोरेज, सेपरेशन और ड्राइंग वाला। और तीसरा ये जो काम करते हैं, ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी या किसी केमिकल कंपनी को ये भी कह देते भाई तेरा प्लांट जो है ना, ये जो प्लांट है यार, मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, ठीक है, तू तो ऐसे करना यार, इसको चला लेना, मैं बना देता हूँ, ये सारी इक्विपमेंट वगैरह सारे मैं तेरे लगा के दे देता हूँ। तो वो भी इनका बिजनेस है।
तो 3 तरह के इनके सेगमेंट हुए, एक रिएक्शन सिस्टम वाला, एक स्टोरेज सेपरेशन और ड्राइंग वाले इक्विपमेंट, और तीसरा प्लांट इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्लांट में इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड। तो रिएक्शन सिस्टम जो है, बर्तन जो बनाते हैं रिएक्शन वाले, उसमें 57% इनका रेवेन्यू आता है, 57%। स्टोरेज सेपरेशन वाले सेगमेंट से इनका 30% रेवेन्यू आता है, और बाकी जो प्लांट इंजीनियरिंग टाइप का जो बिजनेस है इनका, उससे 13% रेवेन्यू आता है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 82% रेवेन्यू इनका फार्मास्यूटिकल से आता है, और 12% केमिकल से आता है, और अदर्स से 6% आता है। तो बेसिकली 82% रेवेन्यू जो है ना फार्मास्यूटिकल से आता है, इसलिए ये जो बर्तन बनाते हैं ना वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और एक्सपोर्ट इनका अभी है नहीं, तो ज़्यादा जितनी भी हिंदुस्तान में जितना भी खपत इनके सामान की होती है वो केवल भारत में होती है। और जो 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी, टोटल 8, और ये 30 लीटर से लेके 40,000 लीटर तक के बर्तन बनाते हैं। 30 लीटर से लेके 40,000 लीटर तक के, ठीक है, ये बर्तन बनाते हैं। और इनके क्लाइंट जो है ना बड़े शानदार क्लाइंट्स हैं। अरविंदो फार्मा इनका क्लाइंट है, ग्रेन्यूल्स इंडिया है, कैडिला है, लॉरस है, बायोकॉन है, सिप्ला है, इस तरह के सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग 46 है, ROE 21 है। ज़्यादा फाइनेंशियल और मैं सेल्स वगैरह की इसलिए चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इसका रिसेंटली IPO आया था, तो पहले आप इसका एक बार ये बिज़नेस समझ लें, और फिर उसके बाद 2 या 3 क्वार्टर आप वेट करें और उनके रिजल्ट्स देखें कि भाई रिजल्ट्स जो है ना वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो तब आप उस टाइम इसको खरीदने या बेचने पे विचार करें। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये, प्रमोटर 10-12 साल से इस बिज़नेस में है, और इनकी रिलेशनशिप जो है, जैसे मैंने बताया इतनी सारी कंपनी से रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप माल अच्छा होगा तब इतनी सारी कंपनी इनके ग्राहक हैं। दूसरी बात ये कि डिसएडवांटेज ये कि ये जो डिपेंडेंट है, तो भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलेगी तो इनका बिजनेस चलेगा, एक तो ये। दूसरी बात क्या है कि साइक्लिकल है, वही बात कि फार्मास्यूटिकल भी साइक्लिकल है तो इनका भाग्य भी साइक्लिकल है, क्योंकि ये जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे मैं आपको निजी तौर पे ये कह दूं कि आपको इसको, वो हमारा 26 फरवरी का जो वीडियो है, 26 फरवरी का जो वीडियो है HLE ग्लास कोट के बारे में, एक बार आप उससे इसको कंपेयर करें और फिर विचार करें दोनों में से बेटर कंपनी कौन सी है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।